हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, पढ़ेंगे इसके बारे में। आज परावैद्युत पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। परावैद्युत पदार्थ पर प्रेरित आवेश कैलकुलेट करेंगे और भंजक, विभवांतर और परावैद्युत पदार्थ की शक्ति के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को डाउनलोड करके प्लीज़ मत देखना, ठीक है। अगर आप वीडियो डाउनलोड करके नहीं देखेंगे तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं फिजिक्स में आपको एक डेढ़ घंटे की लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा। लेकिन अगर आप वही वीडियोस को डाउनलोड करके देखेंगे, ठीक है, तो वीडियो का ड्यूरेशन वही रहेगा 20-25 मिनट या उससे भी कम, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो को स्किप करेंगे तो आपका नॉलेज भी स्किप हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि परावैद्युत पदार्थ क्या होता है। देखिए, किसी भी पदार्थ को वैद्युत चालकता के आधार पर 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। एक होता है चालक, दूसरा होता है अचालक, तीसरा होता है अर्धचालक और चौथी कैटेगरी होती है परावैद्युत पदार्थ, ठीक ना। तो किसी भी पदार्थ को जो है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। किसके अकॉर्डिंग? कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के आधार पर 4 प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला चालक, जिसमें धारा प्रवाहित हो सकता है। अचालक, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है। अर्धचालक, जिसमें धारा तो प्रवाहित हो सकता है लेकिन बहुत कम मात्रा में प्रवाहित हो सकता है। लेकिन जब परावैद्युत पदार्थ होता है, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है, इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, धारा प्रवाह नहीं होता है, धारा प्रवाह नहीं होता है, लेकिन वैद्युत धारा ये उसमें वैद्युत क्षेत्र इसके अंदर उत्पन्न हो सकता है। वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। यह हम कह सकते हैं कि अगर यह धारा को कंडक्ट नहीं करता लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स को कंडक्ट करता है। समझना इस चीज को, मतलब जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं, परावैद्युत पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल भी धारा प्रवाहित नहीं होता है, लेकिन वो विद्युत क्षेत्र उसमें से पास हो सकता है। अगर परावैद्युत पदार्थ को किसी एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र के अंदर रखेंगे तो वो जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है वो परावैद्युत पदार्थ के अंदर से गुजर सकता है। जब परावैद्युत पदार्थ के अंदर से वैद्युत क्षेत्र गुजरेगा तो वैद्युत क्षेत्र के कारण उसके पार रखे हुए किसी दूसरे वस्तु पर एक बल भी लगा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कंडक्टर है, ठीक ना, यहां पे एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया, ठीक, और यहां पे एक हमारा क्या है, बी ऑब्जेक्ट है, इस पे भी प्लस चार्ज है, इस पे भी प्लस चार्ज है। अगर ये परावैद्युत पदार्थ माइनस का चार्ज ले लेते, चलिए, अगर इसके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो इसके अंदर से वैद्युत क्षेत्र पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र पास हो जाएगा। लेकिन जब वैद्युत क्षेत्र पास हो जाएगा तो ए कंडक्टर जो है वो बी पे जाके एक फोर्स भी अप्लाई करेगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे एक फोर्स लगेगा, F QE। तो परावैद्युत पदार्थ वह पदार्थ होते हैं जो अपने में से धारा का प्रवाह होने देता है, लेकिन उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देता है, लेकिन उसमें से विद्युत क्षेत्र पास हो सकता है या विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है, जिसके कारण उसके पार रखे हुए किसी दूसरे वस्तु पर पहले वस्तु के कारण एक बल आरोपित हो सकता है। ठीक है, क्लियर है? परावैद्युत पदार्थ। चलिए, अब परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण देखते हैं। जब परावैद्युत पदार्थ को हम एक विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो परावैद्युत पदार्थ जो है वो ध्रुवित हो जाता है। उससे पहले एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं। जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक ध्रुवित और एक होता है अध्रुवित। इसको कहते हैं पोलर और ये नॉन पोलर। ठीक है, एक ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ होता है, दूसरा अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ होता है। ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ में क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो एक दूसरे से सेपरेट होता है, ये कुछ डिस्टेंस पर स्थित होते हैं। दोबारा रिपीट करता हूं, जो ध्रुवित मतलब पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस होते हैं उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होता है। लेकिन अध्रुवित जो
परावैद्युत पदार्थ होता है। अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ में जो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज का सेंटर ऑफ मास होता है वो एक ही पॉइंट पर कोइंसिडेंट होता है, एक ही पॉइंट पर होता है दोनों का सेंटर ऑफ मास। क्लियर है? पॉजिटिव चार्ज में दोनों का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं, इसलिए वो ध्रुवित होते हैं, एक साइड पॉजिटिव होता है एक साइड नेगेटिव होता है। दूसरी साइड जो अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ होते हैं उसके सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो चार्जेस का सेंटर ऑफ मास होता है वो एक ही पॉइंट पर लाई करता है, एक ही पॉइंट पर कोइंसिडेंट होता है, इसलिए वो अध्रुवित होता है। तो ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारा H2O हो गया, जल हो गया, ठीक ना, एल्कोहल हो गया C2H5OH, या HBr हो गया, HCl हो गया, ठीक ना, ये सब क्या होता है? ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ होते हैं। दूसरी चीज, अध्रुवित जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे जैसे अध्रुवित में हो गया, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, CH4 हो गया, ठीक है। ये सारे पदार्थ जो है वो अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ होते हैं। दूसरी चीज, जो परावैद्युत पदार्थ होते हैं ये लगभग 90% पदार्थ जो है वो कठोर होते हैं, जो सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, ठीक है, ठोस होते हैं, ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा। और कुछ परावैद्युत पदार्थ जैसे एग्जांपल्स, कांच होता है, कांच हमारा परावैद्युत पदार्थ है, ठीक ना, जल है, जल परावैद्युत पदार्थ हो गया, ठीक ना, मोम हो गया, ठीक ना, अवरक हो गया, ठीक, और जैसे हमारा क्या हो गया, माइका हो गया, ये सारी चीजें क्या हैं? परावैद्युत पदार्थ होते हैं, ठीक है। ये इसका यूज करते हैं एज अ परावैद्युत पदार्थ के रूप में। क्लियर है? चलिए, इतना तो समझ में आ गया कि परावैद्युत पदार्थ क्या है। परावैद्युत पदार्थ वह पदार्थ है जो अपने में से धारा का प्रवाह नहीं होने देता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र उसमें उत्पन्न हो सकते हैं या विद्युत क्षेत्र उसमें से आर पार जा सकता है। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब इसका पोलराइजेशन होता है जब किसी परावैद्युत पदार्थ को हम एक संधारित्र के प्लेटों के बीच में रख देते हैं। जैसे ये हमारा एक संधारित्र की प्लेटें हैं, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है, ठीक है। इस पे प्लस का क्यू चार्ज है, इस पे माइनस का क्यू चार्ज है। जब इस परावैद्युत पदार्थ को इस संधारित्र के प्लेटों के बीच में रखा जाता है, संधारित्र के प्लेटों के बीच में रखा जाता है, तो ये जो परावैद्युत पदार्थ हैं ये ध्रुवित हो जाता है। परावैद्युत पदार्थ, ठीक है, इसका क्या होता है? ध्रुवण होता है। किस तरीके से वो समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी पदार्थ रखेंगे तो वो पदार्थ जो है वो एटम से मिलकर बना होता है। तो एक छोटा सा एटम पे बात करते हैं, तो ये इसका एटम हो गया पॉजिटिव चार्ज और इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग कक्षाओं में क्या करेंगे? घूमेंगे। लेकिन जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन पे जब फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इस दिशा में फोर्स लगेगा और पॉजिटिव चार्ज जो है उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मतलब एक एटम होता है, एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? क्लाउड होता है। यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इसके नाभिक के चारों ओर का जो क्लाउड है इलेक्ट्रॉनों का वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो पूरा इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो अपनी पोजिशन से थोड़ा सा विस्थापित हो जाएगा। तो एक साइड इलेक्ट्रॉन का क्लाउड ज्यादा हो जाएगा और एक साइड नाभिक आ जाएगा। इससे क्या होगा कि एटम जो है, एटम का जो ओरिएंटेशन है वो इस तरीके का हो जाएगा, कुछ इस तरीके का कि एक साइड हमारा पॉजिटिव आ जाएगा एटम में और एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव आ जाएगा। तो ये जो एटम है ये इस तरीके से क्या हो जाएगा? ओरिएंटेड हो जाएगा। क्लियर है? ये साइड हमारा नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी, इस साइड हमारे पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो यहां पे जो एटम है इस एटम को हम कहते हैं ध्रुवित परमाणु। इस परमाणु को कहेंगे हम ध्रुवित परमाणु। तो इस तरीके से फिनोमेना इसमें भी होता है क्योंकि परावैद्युत पदार्थ है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे, मिलियंस में एटम होंगे। तो इससे क्या होता है कि परावैद्युत पदार्थ का जो एक साइड है ये नेगेटिव हो जाता है
पॉजिटिव प्लेट के साइड नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव प्लेट के साइड एक पॉजिटिव चार्ज प्रेरित हो जाता है, कहते हैं पॉजिटिव चार्ज। देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा एक ई नॉट, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ई नॉट से। अब इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब इस परावैद्युत पदार्थ को रखेंगे तो ये परावैद्युत पदार्थ क्या होगा, पोलराइज्ड होगा, ध्रुवित होगा। जैसे इसका ध्रुवण होगा, पोलराइजेशन होगा, तो इस परावैद्युत पदार्थ के अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इसको हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। क्लियर है? दोबारा समझाता हूं। एक संधारित्र की प्लेटों के अंदर एक परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रख दी। बेसिकली बनाया कैसे जाता है संधारित्र को वो मैं आपको बताता हूं, ठीक ना। क्योंकि देखिए अगर हवा भर देंगे ना, परावैद्युत पदार्थ नहीं डालेंगे संधारित्र की प्लेटों के बीच में, तो होगा क्या, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अगर कोई भी पदार्थ बीच में नहीं है, ठीक ना, खाली क्या है, हवा है, वायु है, और इसको यहां पे हमने फिक्स्ड भी नहीं किया है, इस साइड और इस साइड इसको हमने फिक्स्ड नहीं किया है। तो फिक्स ना करने से क्या होगा कि ये दोनों प्लेटें जैसे इसको चार्ज करेंगे, दोनों प्लेटें आके आपस में क्या जाएंगे, चिपक जाएंगे। जैसे चिपकेंगे संधारित्र का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कितना फोर्स लगता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक ना। अगर इस पे Q चार्ज है, इस पे भी माइनस Q चार्ज है, ठीक ना, तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू QE देन QE सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट देन Q सिग्मा इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय A, सॉरी Q बाय A एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय A एप्सिलॉन नॉट। मतलब संधारित्र के दो प्लेटों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इतना लगता है Q स्क्वायर बाय A एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? A एप्सिलॉन नॉट इतना फोर्स इन दोनों प्लेटों के बीच में वर्क कर रहा है। अब इसी फोर्स के कारण अगर संधारित्र के प्लेटों के अंदर कुछ भी परावैद्युत पदार्थ नहीं है तो क्या होगा, दोनों प्लेटें आपस में आके चिपक जाएंगे। या क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, या तो इसको यहाँ पे फिक्स्ड करना पड़ेगा किसी की चीज के साथ, और इस प्लेट को भी यहाँ पे फिक्स्ड करना पड़ेगा किसी चीज के साथ, ताकि वो दोनों आपस में ना चिपक पाए। क्लियर है? तो इसलिए इस चीज को यहाँ पे रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक परावैद्युत पदार्थ ले लेते हैं इस तरीके से, जैसे कांच की एक पट्टी ले लिया हमने, और इस तरीके से इस साइड एक मेटल की कोटिंग कर देते हैं और इस साइड क्या करते हैं, मेटल की कोटिंग कर देते हैं। ये मेटल की कोटिंग, इस साइड मेटल की कोटिंग करने से एक प्लेट की भांति व्यवहार करेगा ये, और दूसरी साइड एक मेटल की कोटिंग करेंगे तो दूसरी प्लेट की भांति व्यवहार करेगा, और बीच में परावैद्युत पदार्थ है और दो प्लेटें इस तरीके से होती है, तो ये वो दोनों प्लेटें आपस में नहीं चिपक पाती है, ठीक है। तो एक तो ये रीजन होता है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस डालने का परावैद्युत पदार्थ के अंदर। दूसरी चीज, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ डालने पर हमें पता है संधारित्र की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम निकालेंगे इंड्यूस्ड चार्ज की प्लेटों पे कितना चार्ज इंड्यूस हुआ है वो कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहां पे सिंपल सा फंडा है, ई नॉट जो है यहां पे लिख देता हूं मैं, ई नॉट बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है, बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, ठीक ना। और ई आई जो है, ई आई इज इक्वल टू, ये हमारा आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है, आंतरिक वैद्युत क्षेत्र किसके अंदर, परावैद्युत के अंदर। तो इसके अंदर नेट वैद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, नेट वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ई आई। मतलब यहां पे जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ई नॉट से कम होगा। मतलब इतने ज्यादा एटम्स ये ओरिएंटेड नहीं कर पाएगा, इतना ज्यादा मतलब परावैद्युत पदार्थ इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं कर पाएगा जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सके, खत्म कर सके, इतना नहीं बना पाएगा। तो इसीलिए ई नॉट का जो वैल्यू है वो ई आई से हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह ई नॉट माइनस ई आई, ई नॉट में से ई आई को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है, नोट कर लो इसको। अच्छा नेक्स्ट, अब हमें पता है ई नॉट जो है वायु में वैद्युत क्षेत्र है, ई नॉट वायु में वैद्युत क्षेत्र है। जब संधारित्र के प्लेटों के बीच में क्या हो, वायु भरा हो, तो ई नॉट का वैल्यू हो जाएगा, संधारित्र के प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र होता है सिग्मा बाय
एप्सिलॉन नॉट, कितना होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और मान लेते हैं, माना परावैद्युत पदार्थ के सिरों के बीच प्रेरित आवेश क्यू क्रमशः है क्यू आई और प्लस क्यू आई और माइनस क्यू आई है, आई फॉर इंडक्शन। ठीक ना, मतलब इस साइड जो आवेश इंड्यूस हुआ इसका वैल्यू है माइनस का क्यू आई, इस साइड जो आवेश प्रेरित हुआ इसका वैल्यू है क्यू आई प्लस का। ठीक है ना, क्लियर है। अच्छा, तो ई आई मतलब परावैद्युत पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ई आई इज इक्वल टू क्यू सिग्मा डैश या सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट, या इसको सिग्मा डैश ले लेते हैं। सिग्मा डैश क्या है? सिग्मा डैश है इसके पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश घनत्व, इसके पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश घनत्व। यहां पे क्यू क्या है? क्यू संधारित्र के प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व है। क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू संधारित्र के पृष्ठों के बीच पृष्ठ या संधारित्र के प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व है ये, ठीक है। और ये जाएगा क्यू बाई ए, इसका वैल्यू जाएगा क्यू बाई ए, और क्यू डैश जो है परावैद्युत पदार्थ के सिरों पर प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व हो गया। ठीक है, मान लेते हैं, माना परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक, परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक K है। मतलब इसके अंदर जो हमने परावैद्युत पदार्थ भर रखा है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक जो है वो K है। परावैद्युतांक का मतलब क्या होता है? परावैद्युतांक का मतलब होता है कि कोई भी परावैद्युत पदार्थ निर्वात की अपेक्षा माध्यम में कितना गुना इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर सकता है। K इज इक्वल टू होता है E नॉट बाय E। तो परावैद्युतांक का मतलब होता है कि कोई भी परावैद्युत पदार्थ निर्वात की अपेक्षा माध्यम में इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना गुना कम कर सकता है। निर्वात की अपेक्षा माध्यम में इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना गुना कम कर सकता है। जितना गुना वो कम कर सकता है वो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे वाटर है, जल है, जल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है 80, चलो मतलब जल जो है वायु की अपेक्षा इलेक्ट्रिक फील्ड को 80 गुना कम कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए K इज इक्वल टू E नॉट बाय E। तो E एक्सटर्नल जो हो जाएगा या E नेट जो हो जाएगा, E नेट इज इक्वल टू जाएगा Q नॉट, E नॉट इज इक्वल टू जाएगा सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि जैसे इसके अंदर एक K परावैद्युतांक वाला एक परावैद्युत पदार्थ डाल देंगे तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इंटरनल, जो इसका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको क्या करेगा? K गुना कम कर देगा। ठीक है, जब ये K गुना कम कर देगा तो E नेट इज इक्वल टू जाएगा, E नेट इज इक्वल टू E नॉट माइनस E आई। ठीक है, देखिए E नेट का वैल्यू हो गया सिग्मा बाय A एप्सिलॉन नॉट, K एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, दूसरा E नॉट का वैल्यू ये हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस, ठीक, यहां पे E आई इज इक्वल टू सिग्मा डैश अपॉन सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू जाएगा, ये इधर आ जाएगा, इसको इधर भेज देंगे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट। देखिए तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हमारा कॉमन आ जाएगा तो बचा 1 माइनस 1 बाय K। तो सिग्मा डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा नॉट से सिग्मा नॉट क्या जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, देन सिग्मा डैश इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस 1 बाय K। ठीक है, तो यहां पे सिग्मा डैश जो है हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व। ये हो जाएगा फॉर्मूला, पृष्ठ प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व का फॉर्मूला। आवेश कितना प्रेरित होगा? तो आवेश
अगर निकालना है तो उसको डिस्कस करते हैं। तो हमें पता है सिग्मा डैश इज इक्वल टू क्यू डैश, या मतलब क्यू आई बाय ए, एंड सिग्मा इज इक्वल टू जो क्यू बाय ए, ये परावैद्युत पदार्थ का पृष्ठ आवेश घनत्व है, ये हमारा संधारित्र की प्लेटों का पृष्ठ आवेश घनत्व है, ठीक है। संधारित्र की प्लेटों पे आवेश क्यू है और इस पे आवेश क्यू आई है। तो इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, तो क्यू आई बाई ए इज इक्वल टू क्यू बाई ए सिग्मा, सॉरी 1 माइनस 1 बाय के, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू आई इज इक्वल टू क्यू 1 माइनस 1 बाय के। तो ये हो जाएगा प्रेरित आवेश की मात्रा, प्रेरित आवेश की मात्रा, ठीक है, क्लियर है। तो मतलब संधारित्र के प्लेटों के बीच में अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो उस परावैद्युत पदार्थ पर प्रेरित आवेश की मात्रा ये हो जाएगा क्यू आई इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई के, मतलब इतना आवेश इसके सिरों पर प्रेरित हो जाएगा। लेकिन नेट आवेश कितना रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि जितना आवेश इस साइड इंड्यूस हो रहा है उतना ही इस साइड भी होगा, दोनों अपोजिट नेचर के होंगे, तो एड अप करेंगे तो टोटल 0 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया, चलिए इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं छोटा सा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परावैद्युत भंजन या परावैद्युत सामर्थ्य, ठीक है, तथा भंजक विभवांतर। देखिए परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर कितना है, इसको कहते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेकडाउन पोटेंशियल या ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। लेट अस सपोज, इसको मिटा देता हूं मैं। अगेन अगर हम लेट करते हैं एक परावैद्युत पदार्थ है संधारित्र के प्लेटों के बीच में, एक परावैद्युत संधारित्र की प्लेटें हैं, इसको हमने एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, ठीक। ये जो बैटरी है ये वेरिएबल वोल्टेज का है, किसका है, वेरिएबल, मतलब इसके वोल्टेज को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अंदर एक परावैद्युत पदार्थ अगर भर देंगे तो परावैद्युत पदार्थ का एक एटम ले लेते हैं, कितना, एक एटम। ये वाला प्लेट पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, जैसे बैटरी को हम ऑन करेंगे, कैपेसिटर बैटरी क्या करेगा, कैपेसिटर को चार्ज करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ई क्या बनेगा, विद्युत क्षेत्र ई बनेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जैसे ही इस एटम को इस विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो ये एटम जो है वो क्या होगा, पोलराइज्ड होगा, वो ध्रुवित हो जाएगा, इसका ये वाला साइड नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला साइड हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। एक एटम की बात करते हैं, ठीक है, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा, ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस पॉजिटिव वाले साइड पे या इस पॉजिटिव वाले एटम पे, न्यूक्लियस पे एक फोर्स लगाएगा F, ठीक। अच्छा, इस नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे भी इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, नेगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में फोर्स लगाता है, इतना आपको पता है, ठीक है। कितना होगा फोर्स, अगर मान लेते इस पे क्यू चार्ज है या क्यू डैश चार्ज है, इस पे भी क्यू डैश चार्ज है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा F इज इक्वल टू क्यू डैश ई। कितना होगा, F इज इक्वल टू क्यू डैश ई। इतना फोर्स इलेक्ट्रॉन पे भी लग रहा है और नाभिक पे भी लग रहा है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हमने क्या करा, अब देखो यहां पे ना दो फोर्स है, एक इस दिशा में, एक इस दिशा में। जैसे मैं हूं, मुझे अगर मेरा एक हाथ पकड़ के इधर से कोई खींच रहा है, एक हाथ पकड़ के इधर से कोई खींच रहा है, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा, ठीक है ना। मैं मूव करूंगा नहीं करूंगा, नेट फोर्स 0 है तो मैं मूव नहीं करूंगा, मैं अपने पोजीशन में ही रहूंगा। लेकिन अगर इधर से और इधर से जो दो जने मुझे खींच रहे हैं, अगर वो धीरे धीरे अपना फोर्स क्या करते रहे, बढ़ाते रहे, तो पहले तो मैं उस फोर्स को झेल लूंगा, ठीक ना। लेकिन जैसे जैसे वो फोर्स को बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि मेरा हाथ यहां से टूट जाएगा और यहां से भी टूट के अलग हो जाएगा या बीच में से अलग हो जाएगा। ऐसा कोई कंडीशन आ सकता है अगर फोर्स के मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, हम बढ़ाते हैं, या कोई रस्सी है, रस्सी को पकड़कर दोनों साइड से हम खींचते हैं, तो खींचने से क्या होता है, बीच में से कहीं ना कहीं से रस्सी जो है वो टूट जाता है ना। सेम यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ेगा फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो F इज प्रोपोर्शनल टू क्या है, E। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे बढ़ाएंगे, वो
पोटेंशियल से बढ़ेगा V प्रोपोर्शनल टू E। इसका मतलब अगर पोटेंशियल को हम बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो उस कंडीशन में फोर्स भी बढ़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब जैसे जैसे फोर्स को इंक्रीज करते जाएंगे, एक ऐसी अवस्था आएगा, एक ऐसा कंडीशन आएगा, एक ऐसी अवस्था आ सकता है, आएगा, एक ऐसी अवस्था आएगा जब ये फोर्स इतना ज्यादा हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उससे भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं अगर नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं, ठीक ना, और यहां से जो हम दोनों साइड से जो फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स अगर 11 न्यूटन का हो जाए, कितने न्यूटन का हो जाए, 11 न्यूटन का हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने नाभिक से, मतलब अपने एटम से कहां जाएगा, बाहर आ जाएगा, क्योंकि बाहर की तरफ लगने वाला फोर्स क्या है, ज्यादा है। तो इस कंडीशन में एटम जो है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम से बाहर आ जाता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ जाएगा तो जो परावैद्युत पदार्थ है, उस परावैद्युत पदार्थ में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। और जैसे इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तो इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें धारा का प्रवाह होगा। क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। और जैसे ही धारा का प्रवाह होगा वो क्या क्या करेगा कि उसकी जो अचालक गुण था, अचालकता का जो गुण था, का गुण वो क्या जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समझना इस चीज को, ठीक है। जैसे ही ये फोर्स ग्रेटर होगा, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ जाएगा। और जैसे ही एटम से बाहर आ जाएगा वो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, और उस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें धारा का प्रवाह हो सकता है। धारा का प्रवाह भी होगा परावैद्युत पदार्थ के अंदर। जैसे ही धारा का प्रवाह होगा तो इसका मतलब उसके कारण जो अचालकता का एक गुण था, जिसके कारण वो धारा को प्रवाहित होने नहीं दे रहा था, वो अचालकता का गुण क्या जाएगा, उसके अंदर समाप्त हो जाएगा। मतलब उसकी जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज थी, वो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज का क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ। जैसे इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज का ब्रेकडाउन होगा तो उसका मतलब परावैद्युत पदार्थ जो है वो भंजित हो जाएगा या भंजक हो जाएगा। इसका परावैद्युत पदार्थ का भंजक होगा। क्या होगा, भंजक मतलब टूटना, ब्रेकडाउन होना। क्लियर है, ठीक है। तो इसका मतलब अब ये जो ब्रेकडाउन होगा वो पोटेंशियल के मैक्सिमम वैल्यू पे होगा। पोटेंशियल का मैक्सिमम, कोई ना एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, जिस वैल्यू पे ये जो परावैद्युत पदार्थ जो है वो क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। तो उस मैक्सिमम या मिनिमम वोल्टेज को हम क्या कहेंगे, भंजक विभवांतर। और परावैद्युत पदार्थ की इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ का भंजन कहते हैं। ठीक ना, इस अवस्था को या इस फिनोमेना को हम परावैद्युत पदार्थ का क्या कहते हैं, भंजन कहते हैं, भंजन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। भंजन का मतलब क्या, ब्रेकडाउन। तो यहाँ पे परावैद्युत पदार्थ क्या हो रहा है, ब्रेक हो जाएगा, बीच में से सारे के जितने भी एटम्स होंगे उन सारे एटम्स में से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आ जाएंगे। जैसे एटम्स में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे, तो अचानक से परावैद्युत पदार्थ में बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होगा, धारा का प्रवाह होगा। जैसे धारा का प्रभाव होगा तो अचालकता का गुण जो है उसके अंदर का वो समाप्त हो जाएगा, और परावैद्युत पदार्थ जो है वो हमारा भंजन हो जाएगा या भंजित हो जाएगा। ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे इसको अगर डिफाइन करेंगे तो परावैद्युत पदार्थ के अंदर आरोपित विद्युत क्षेत्र की वह अधिकतम मात्रा जिसको परावैद्युत पदार्थ बिना भंजित हुए सह सकता है, उसकी माप जो है परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। ठीक है, तो परावैद्युत सामर्थ्य का मैं डेफिनेशन लिख देता हूं यहां पे, और भंजक विभवांतर का डेफिनेशन लिखता हूं। उसके बाद हमारा ये लेक्चर से ही समाप्त हो जाएगा। परावैद्युत पदार्थ पर आरोपित, परावैद्युत पदार्थ पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान जिसे परावैद्युत पदार्थ बिना भंजित हुए
सह सकता है उसे परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। ठीक ना, उसे वो क्या कहेंगे? सामर्थ्य कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो अगर हम वायु की बात करते हैं तो वायु के लिए इसका जो मान होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और ये होता है 3 × 10⁶, 3 × 10⁶ न्यूटन पर कूलम। किसके लिए? वायु के लिए। ठीक ना, अगर माइका की बात करते हैं तो माइका के लिए ये होता है तुम्हारा करीब 160 न्यूटन पर कूलम होता है। कितना होता है? 160 न्यूटन पर कूलम होता है माइका के लिए। ठीक है ना, मतलब माइका पे अगर 160 न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र अगर आरोपित करते, इससे थोड़ा सा अगर वैद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे तो माइका जो है वो हमारा भंजित हो जाएगा, वो टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन वायु के लिए सबसे ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। नेक्स्ट है कि ठीक है, किसी परावैद्युत पदार्थ का बिना भंजन हुए बिना उसके सिरों के बीच आरोपित वैद्युत विभवांतर के अधिकतम मान को वैद्युत विभवांतर के अधिकतम मान को है ना भंजक विभवांतर कहते हैं। मान को भंजक विभवांतर कहते हैं। ठीक है, ये भंजक विभवांतर का डेफिनेशन हो जाएगा, और ये आपका परावैद्युत सामर्थ्य का डेफिनेशन हो जाएगा। ठीक है ना, भंजक का मतलब अगेन ब्रेकडाउन का मतलब टूटना। ठीक है ना, टूटे बिना मतलब परावैद्युत पदार्थ का भंजन हुए बिना मतलब बिना टूटे उसके सिरों के बीच जितना हम मैक्सिमम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे वो मैक्सिमम पोटेंशियल उसका भंजक विभवांतर कहलाता है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य और भंजक विभवांतर। उससे पहले हमने डिस्कस किया है कि परावैद्युत के सिरों के बीच में कितना आवेश प्रेरित होगा, उसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा, वो हमने डिस्कस किया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा परावैद्युत पदार्थ क्या है। फिर भी अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है ना, और ये लास्ट लेक्चर था आज। ठीक, इसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, और न्यूमेरिकल जो है हम कुमार मित्तल के स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, कुमार मित्तल से करेंगे। न्यूटन का न्यूमेरिकल्स होगा, उसमें करीब 70 न्यूमेरिकल्स हैं, सारे न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, गुड बाय।